अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th की केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने लगे हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज, जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज का सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। आपको पता है केमिकल इंडस्ट्रीज को क्यों बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज को क्यों बनाया जाता है, फैक्ट्रीज को क्यों बनाया जाता है, ताकि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो इन इंडस्ट्रीज के थ्रू अचीव कर सकें। इंडस्ट्री हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो बना के देती है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, हम सोसाइटी में मौजूद लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ को किया जाता है डेवलप। केमिकल इस चैप्टर में आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में केमिकल इंडस्ट्रीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। उसके बाद इस चैप्टर में आप मेटलर्जी को पढ़ोगे। मेटलर्जी क्या होती है, मेटल्स को निकाला जाता है ऑर्स के अंदर से, ये है मेटलर्जी, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। उसके अलावा आप इस चैप्टर में सॉल्वेज प्रोसेस को भी पढ़ोगे। आप लोगों ने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से तो आप वाकिफ़ हो, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा से तो आप वाकिफ़ ही हो, तो उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है बाय सॉल्वेज प्रोसेस, वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो बताया हुआ है फर्टिलाइजर्स के बारे में। किसके बारे में बताया हुआ है? फर्टिलाइजर्स में। आपको पता है फर्टिलाइजर्स जो हैं वो क्रॉप्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का प्लांट्स की ग्रोथ में, प्लांट्स की डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही हमारे पास आती हैं। तो आप इस चैप्टर में यूरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। आप इस चैप्टर में यूरिया की मैन्युफैक्चर पढ़ोगे, यूरिया को कैसे बनाया जाता है। और इसके अलावा आप लोगों को पता है हमारा ये जो मॉडर्न एज चल रहा है, इसमें आपको पता है कम्युनिकेशन जो है, एक दूसरे से राब्ता जो है वो कितना नेसेसरी है। तो इस मॉडर्न एज ऑफ कम्युनिकेशन में पेट्रोलियम इंडस्ट्री की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की किस तरह इम्पोर्टेंस है आपको पता है। हमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, हम अपने गाड़ियों में फ्यूल यूज़ करते हैं, हम अपने किचन में नेचुरल गैस जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये ना सिर्फ एज अ फ्यूल यूज़ होती हैं, बल्कि ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होती हैं। आप अपना बुक जो है वो साथ खोल लो और उसके इंट्रोडक्शन में देखते जाओ। ना सिर्फ एज अ फ्यूल यूज़ होती है, बल्कि ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होती हैं और एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स, घरों में यूज़ होने वाले आइटम जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सारी चीज़ें बनाने में भी यूज़ होते हैं। अब जो मेन इसमें पॉइंट आ जाता है वो ये है कि जिस टाइम पाकिस्तान बना था, यानी पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन हुई थी, बरसगीर डिवाइड हुआ था, तो उस टाइम 921 के करीब जो बिग और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो थी वो पूरे बरसगीर में मौजूद थी, पूरे सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थी। लेकिन जब डिवीजन हुई, पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुआ, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 इंडस्ट्रियल यूनिट्स आए थे। 921 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में 34 इंडस्ट्रियल यूनिट्स आए थे, इंडस्ट्रीज आई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा पीछे था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कुछ जो है पॉलिसीज डेवलप की, लोन्स वगैरह दिए, इनकरेज किया लोगों को कि आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है इंस्टॉल करो, लगाओ। तो इस तरह लोगों ने इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप हुई और आज हम जो हैं माशाल्लाह फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में हम काफ़ी आगे हैं। केमिकल बनाने में, एमुनेशन बनाने में, हैवी मशीनरी बनाने में हमारे कंट्री जो है वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन आपका इस चैप्टर का।
अब आपने इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करना है वो कुछ टर्म्स हैं और कुछ उन टर्म्स की डेफिनेशंस हैं। तो बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन में सबसे पहले जो आप पढ़ोगे वो है कुछ टर्म्स हैं और उन टर्म्स की डेफिनेशन है। तो सबसे पहली जो टर्म है जिसकी आपने पढ़नी है डेफिनेशन, वो है मिनरल। क्या है? मिनरल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अब आपने वन बाय वन इन डेफिनेशंस को पढ़ना है, इनको समझना है और ये आगे यूटिलाइज होनी। तो मिनरल्स को आप किस तरह समझोगे? देखो मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स एक तो सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में होने के साथ ये नेचुरल मटेरियल्स हैं, सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स, ये सॉलिड है, नेचुरल मटेरियल्स हैं। इसके अलावा सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स और ये अर्थ की सरफेस के नीचे पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? अर्थ की सरफेस के नीचे। फाउंड बीनीथ अर्थ सरफेस, फाउंड बीनीथ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे पाई जाती हैं। तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली कि मिनरल जो है सॉलिड फॉर्म में होती हैं, इसके अलावा नेचुरल मटेरियल्स है फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे मौजूद है। अब इसको यहां से पहले देखो, जैसे कॉपर है, आपको पता है कॉपर हमारे लिए, कॉपर मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज करते हैं, अपनी वायर्स के अंदर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर हम कॉपर को यूज करते हैं। तो कॉपर हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो कॉपर अगर हमें प्योर फॉर्म में चाहिए तो ये कॉपर हम कहाँ से लेंगे? तो कॉपर के हमारी अर्थ के अंदर ही कॉपर के कंपाउंड्स मौजूद हैं, जैसे Cu2S, ठीक है, जैसे Cu2S। Cu2S जो है ये कॉपर का एक कंपाउंड है जो कि हमारी अर्थ के अंदर मौजूद है। हम इस कंपाउंड को निकालते हैं, इसमें से कॉपर मेटल को यहां से अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, प्योर फॉर्म में अलग कर लेते हैं जैसे कि हमें रिक्वायर है। लेकिन ये जो कॉपर का कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड, कॉपर का एक कंपाउंड है। इस कॉपर कंपाउंड के साथ हमारी अर्थ के अंदर सिर्फ यही मौजूद नहीं होगा, इसके साथ इंप्योरिटीज भी होंगी। इंप्योरिटीज में अब क्या होगा? इंप्योरिटीज में डस्ट भी हो सकती है, इंप्योरिटीज में मट्टी भी हो सकती है, सैंड भी हो सकती है, स्टोन्स भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। वो तमाम क्या चीजें हैं? इंप्योरिटीज। तो जो मेटल के कंपाउंड्स, ये मेटल, ये कॉपर मेटल का ये कंपाउंड है क्यूप्रस सल्फाइड। तो मेटल्स के कंपाउंड्स और उसके साथ मौजूद इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज भी कौन सी? अर्थली इंप्योरिटीज भी। अर्थली इंप्योरिटीज में आप लोगों की स्टोन्स भी आ जाएंगे, पत्थर वगैरह भी आ जाएंगे, मट्टी वगैरह, ये सारा कुछ आ जाएगा। अर्थली इंप्योरिटीज और मेटल के कंपाउंड्स, इनको कलेक्टिवली क्या नेम देते हैं? मिनरल्स। क्या नेम देते हैं? मिनरल्स। मेटल के कंपाउंड्स अलोंग विद अर्थली इंप्योरिटीज, जिनमें अर्थली इंप्योरिटीज भी शामिल हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल्स। तो हम अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं मिनरल की, और हमने मिनरल की डेफिनेशन किस तरह लिखी कि मिनरल्स क्या है? सॉलिड हैं, ठीक है, नेचुरल मटेरियल्स है, फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। और कहाँ मौजूद हैं? ये अर्थ सरफेस के नीचे मौजूद हैं। तो मिनरल्स क्या है? सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस विच कंटेन्स, उसके बाद क्या आएगा? विच कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। देखो ये मेटल है, मेटल का कंपाउंड है और उसके साथ क्या है? अर्थली इंप्योरिटीज। तो इनको हमने क्या नाम दिया? मिनरल, ठीक है। विच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल, मेटल के कंपाउंड्स होते हैं अलोंग विद अर्थली इंप्योरिटीज, अलोंग विद अर्थली इंप्योरिटीज, ठीक है, अलोंग विद अर्थली इंप्योरिटीज इज कॉल्ड एज मिनरल, इज कॉल्ड एज मिनरल। तो मिनरल क्या है? सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस विच कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स अलोंग विद द अर्थली इंप्योरिटीज। तो क्या है मिनरल? मिनरल एक्चुअली मेटल्स के कंपाउंड्स हैं जिनके साथ इंप्योरिटीज होती हैं।
इनको हम क्या नाम देते हैं? मिनरल्स। क्या नाम देते हैं? मिनरल्स। उसके बाद आपने मिनरल के बाद जो टर्म आपने पढ़नी है वो है और। क्या है? और। अब ये और क्या होती है? देखो मिनरल्स तो बहुत सारी हैं, मिनरल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन तमाम मिनरल्स के अंदर से हम मेटल्स नहीं निकाल सकते। मैंने आपको अभी यही बताया कि ये एक मिनरल है। मिनरल्स क्या है? मेटल्स के कंपाउंड्स हैं जिनमें इंप्योरिटीज भी शामिल हैं। तो इनमें से हम मेटल, जैसे कॉपर है तो हम कॉपर को यहां से निकाल लेते हैं, हम यूज कर, लेकिन तमाम मिनरल्स में से हम मेटल्स को निकाल नहीं सकते। उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं, हम क्यों नहीं निकाल सकते। हो सकता है ये कॉस्टली पड़ जाए, मिनरल में से मेटल को निकालना और में से मेटल को निकालना। तो तमाम मिनरल्स में से हम मेटल्स को नहीं निकाल सकते। कुछ ही ऐसी मिनरल्स होती हैं जिनमें से हम मेटल्स को निकाल सकते हैं, और हम निकाल सकते हैं कम खर्च पर, कम खर्चे पर निकाल सकते हैं। बहुत कम ही ऐसी मिनरल्स होती हैं, तमाम मिनरल्स में से हम मेटल्स को नहीं निकाल सकते। तो और क्या है? और मिनरल्स वो वाली मिनरल्स जिनमें से हम मेटल्स को निकाल सकते हैं लो कॉस्ट पे, कम कीमत पे, कम खर्च पे, उन मिनरल्स को नाम देते हैं ऑर्स। क्या नाम देते हैं? ऑर्स। मिनरल्स बहुत सी तरह की हैं। कुछ मिनरल्स ऐसी हैं जिनमें से हम मेटल्स निकाल सकते हैं, कुछ में से नहीं निकाल सकते। ना निकालने की बहुत सारी रीजंस हैं। तो हम जिन मिनरल्स में से मेटल्स को निकाल सकते हैं उन मिनरल्स को हम कहते हैं ऑर्स। क्या कहते हैं? ऑर्स। तो अब और की डेफिनेशन लिखेंगे, तो और की डेफिनेशन हम किस तरह लिखेंगे? तो और की डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे? और क्या है? और की डेफिनेशन हम इस तरह स्टार्ट करेंगे, दोज मिनरल्स। ठीक है, दोज मिनरल्स, वो वाली मिनरल्स, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, वो वाली मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट। एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट। लो कॉस्ट मीन कम कीमत पर, कम खर्चे पर। एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट। विद मिनिमम एफर्ट मीन कम एफर्ट के साथ, कम एफर्ट से कम खर्च के साथ हम जिन मिनरल्स में से मेटल को निकाल सकते हैं उन मिनरल्स को क्या कहते हैं? और। क्या कहते हैं? और। तो अब इसके बाद आपकी बुक में कुछ और की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और इसमें से दो एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है। फर्स्ट वन इज कॉपर ग्लास। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास जो है ये एक मिनरल है, ये एक और है, ये एक और है। मिनरल तो ये है ही, लेकिन ये एक और है जिसमें से हम कॉपर मेटल को निकालते हैं। तो क्या है इसका? Cu2S। Cu2S जो है ये कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास में से हम जो है मिनरल को, कॉपर ग्लास में से हम कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे और। क्या कहेंगे? और। मिनरल तो ये है ही, लेकिन मिनरल के साथ ये क्या है? मिनरल के साथ ये है और, क्योंकि वो वाली मिनरल जिनमें से हम मेटल निकालते हैं उनको हम कहते हैं और इसमें से हम मेटल निकाल सकते हैं, तो इस वजह से इसको बोलते हैं और। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है कैल्कोपायराइट। क्या है? कैल्कोपायराइट। कैल्कोपायराइट भी एक ऐसी मिनरल है जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज एन और। इस वजह से इसको ये हम कहेंगे और इसका फार्मूला क्या है? CuFeS2 is the formula of chalcopyrite। तो इसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है और वो स्टेटमेंट ये है कि all the ores are minerals but all minerals are not ores। ठीक है,
तमाम ऑर्स तो मिनरल्स हैं, लेकिन तमाम मिनरल्स ऑर्स नहीं है। किस तरह? देखो, मिनरल्स तो वो भी हैं जिनमें से हम मेटल्स नहीं निकाल सकते, मिनरल्स वो भी हैं जिनमें से हम मेटल्स निकाल सकते हैं। तो और जो हैं वो तमाम की तमाम ऑर्स मिनरल्स तो हैं, लेकिन तमाम के तमाम मिनरल्स ऑर्स नहीं है, क्योंकि मिनरल्स ऐसी भी हैं जिनमें से हम मेटल्स नहीं निकाल सकते। तो जिनमें से हम मेटल्स नहीं निकाल सकते उनको हम और का नाम नहीं दे सकते। नेम है गैंग। क्या नेम है? गैंग। तो गैंग की डेफिनेशन अब आप पढ़ने लगे हो। देखो, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मिनरल्स होती क्या है। मिनरल्स एक्चुअली मेटल्स के कंपाउंड्स हैं जिनके साथ अर्थली इंप्योरिटीज होती हैं। तो वो जो अर्थली इंप्योरिटीज होती हैं, जिसमें स्टोन आ जाता है, जिसमें मिट्टी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, कोई भी इंप्योरिटी आ जाती है, उन इंप्योरिटीज को कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। तो यहाँ पे गैंग क्या है? गैंग अर्थली इंप्योरिटीज है। क्या है? अर्थली इंप्योरिटीज। तो गैंग की डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे, गैंग को किस तरह डिफाइन करेंगे? द अर्थली एंड अदर इंप्योरिटीज। ठीक है, ना सिर्फ अर्थली, इसके अलावा भी इंप्योरिटीज हो सकती हैं। द अर्थली एंड अदर इंप्योरिटीज, ना सिर्फ अर्थली बल्कि अदर दूसरी इंप्योरिटीज भी, हम उनको क्या नाम देते हैं? गैंग। अर्थली एंड अदर इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल। एसोसिएटेड विद मिनरल, जो कि मिनरल के साथ एसोसिएटेड हैं, एसोसिएटेड विद मिनरल, उनको हम क्या नाम देते हैं? गैंग। क्या नाम देते हैं? गैंग। अब आपने 3 जो बेसिक टर्म्स थी उनकी डेफिनेशंस को आपने पढ़ लिया, और अब आप पढ़ने लगे हो मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑर्स के अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑर्स के अंदर से मेटल्स को निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। तो डिफाइन करते हैं कि मेटलर्जी क्या है। द प्रोसेस, मेटलर्जी क्या है? ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको? मेटल्स को। ठीक है, किसको? मेटल्स को इन प्योर स्टेट। किस फॉर्म में? बिल्कुल प्योर फॉर्म में, इन प्योर स्टेट on large scale. Yes, this is the main point. On large scale means बड़े पैमाने पर। यानी ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी मेटल निकालते हैं, ज्यादा मेटल निकालते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में मेटल को निकालते हैं। on large scale from its और हम और के अंदर से मेटल को निकालते हैं बड़े पैमाने पर, और इसके लिए फिजिकल या केमिकल दोनों मेथड यूज किए जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। द प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स इन प्योर स्टेट ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स और इसके लिए हम दोनों तरह के फिजिकल भी मेथड यूज कर सकते हैं और केमिकल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स और बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, यानी दोनों जो है फिजिकली भी ये किया जाता है और केमिकली भी ये किया जाता है। तो अब आपने पढ़ लिया कि मेटलर्जी है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है। अब इसमें आपने इसके फर्दर प्रोसेसेस पढ़ने हैं। मेटलर्जी के अंदर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्रोसेसेस। अब आपने क्या पढ़ना है? प्रोसेसेस। ठीक है, कौन से प्रोसेसेस जो हैं, प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी का ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी, इसके अंदर फर्दर कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं? तो इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। 1 बाय 1 आपने उन तीनों को पढ़ना है डिटेल में। तो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स इसमें है, द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर। ठीक है, इसमें क्या किया? इस स्टेप का नेम
क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, ठीक है, इसमें और की कॉन्सेंट्रेशन की जाती है। द नेम ऑफ सेकेंड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, इसमें मेटल की जाती है रिफाइनिंग। ये तीन स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ और, सेकेंड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड थर्ड वन इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। स्टूडेंट्स इसमें इसको हम वन बाय वन डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और क्या है, और के अंदर इसमें क्या किया जाता है, और के अंदर जो अर्थली इंप्योरिटीज होती है, जो भी इंप्योरिटीज होती है, उन इंप्योरिटीज को किया जाता है और से अलग, ठीक है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ और। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या किया जाता है, उस और के अंदर से मेटल को निकाला जाता है और उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल में वो जो और हमने निकाल ली है जो सेकेंड स्टेप के अंदर, उस मेटल को किया जाता है प्योर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स हैं। अब आप इन तीनों स्टेप्स को वन बाय वन पढ़ोगे डिटेल में। होप सो के कंसंट्रेशन ऑफ और विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी, इसको हम आज इस लेसन में कवर कर लें। तो स्टूडेंट्स मेटलर्जी आप पढ़ रहे हैं। मेटलर्जी के अंदर आपने पढ़ा कि मेटलर्जी जो है वो थ्री प्रोसेसेस, थ्री स्टेप्स में की जाती है। द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। तो फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। अब आप इसी को पढ़ने लगे हो। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और है क्या, पहले तो आप इसको समझो। देखो आपको बताया कि और होती क्या है, और क्या है, और किसी भी मेटल का कंपाउंड है जिसके साथ कुछ इंप्योरिटीज एसोसिएटेड है, साथ अटैच है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, तो फर्स्ट स्टेप का नेम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और में क्या किया जाता है, जो और के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, उन इंप्योरिटीज, यानी इंप्योरिटीज को हमने क्या नाम दिया अभी थोड़ी देर पहले ही, जो अर्थली इंप्योरिटीज थी उनको हमने क्या नाम दिया, उनको हमने नाम दिया गैंग, ठीक है। तो इट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और में क्या किया जाता है, जो अर्थली इंप्योरिटीज होती हैं जिनको हमने थोड़ी देर पहले गैंग का नाम दिया, गैंग अर्थली इंप्योरिटीज को और के अंदर से किया जाता है अलग। क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो डिफाइन किस तरह करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और को, डिफाइन हम इस तरह करेंगे, द प्रोसेस, ये कंसंट्रेशन ऑफ और है क्या, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और है क्या, इट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। गैंग पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल्स अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा कि गैंग पार्टिकल्स होते क्या हैं, गैंग पार्टिकल्स आर एक्चुअली द अर्थली इंप्योरिटीज। तो डेफिनेशन किस तरह, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम और, ठीक है। और में से अर्थली इंप्योरिटीज गैंग पार्टिकल्स को किया जाता है अलग और इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और जब पार्टिकल्स को और पार्टिकल्स में से और के अंदर से गैंग पार्टिकल्स को, अर्थली इंप्योरिटीज को अलग किया जाता है, तो जो हमारी और होती है वो हो जाती है प्यूरिफाई, साफ हो जाती है और इस और को नाम दिया जाता है कॉन्सेंट्रेट। क्या नाम दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेट। यानी जब हमने उसके अंदर से अर्थली इंप्योरिटीज निकाल ली तो जो और है, और को हम क्या नाम देंगे, कॉन्सेंट्रेट बुलाएंगे। और ये प्योर फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, प्योर फॉर्म में। तो जो हमारी और होती है उसको अब हम क्या नाम देंगे, कॉन्सेंट्रेट। क्या नाम देंगे, कॉन्सेंट्रेट। और ये किस फॉर्म में होती है, बिल्कुल प्यूरिफाइड और होती है। क्या होती है, प्यूरिफाइड और होती है। इसके अलावा अब आपने इस टॉपिक में, यानी जो आपका टॉपिक आप पढ़ने लगे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और में ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब आप इसमें पढ़ोगे, इसमें मेथड्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, मेथड्स के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और किन मेथड्स के थ्रू की जाती है,
आपकी बुक में 3 मेथड्स गिवन है और 1 बाय 1 हम अब 3 मेथड्स को पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या हम इसकी राइट करेंगे, अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, अब आप पढ़ने लगे हो मेथड्स। क्या पढ़ने लगे हो, मेथड्स। और मेथड्स किसके, कंसंट्रेशन ऑफ और को करने के मेथड्स पढ़ने लगे हो। मेथड्स यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ और, कंसंट्रेशन ऑफ और की कंसंट्रेशन के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो आप पढ़ने लगे हो। 1 बाय 1 पढ़ोगे उनको, जिसमें सबसे पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन ये बहुत इजी है, कंसंट्रेशन ऑफ और वाला टॉपिक इजी है, इससे अगला जो है वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ग्रेविटी सेपरेशन जो है अब आप पढ़ने लगे हो। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या किया जाता है, देखो ग्रेविटी सेपरेशन में किया ये जाता है कि एक कंटेनर लिया जाता है, ठीक है, कंटेनर लिया जाता है। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर लिया जाता है वाटर, ठीक है, उसके अंदर वाटर लिया जाता है और वाटर के अंदर जो और होती है, क्या होती है, और जिसमें इंप्योरिटीज भी हैं, और को क्रश फॉर्म में, किस फॉर्म में, क्रश्ड फॉर्म में और को लिया जाता है। किस फॉर्म में, और को लिया जाता है, क्रश्ड फॉर्म में और को लिया जाता है और इस पानी के अंदर दिया जाता है डाल, ठीक है। जब पानी के अंदर डालेंगे तो अब होगा क्या कि पानी के अंदर जब और को हमने कर दिया ऐड, वाटर है, वाटर के साथ हमने क्रश्ड और को कर दिया है ऐड, किस और को, क्रश्ड और को हमने कर दिया है यहाँ पे ऐड। उसके बाद क्या की जाती है, एजिटेशन। क्या की जाती है, एजिटेशन। अब एजिटेशन क्या है, एजिटेशन स्टूडेंट्स शेकिंग, ठीक है, स्टिरिंग, उसको यानी अंदर से जोर से हिलाया जाता है। इसके अंदर जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो शेकिंग कैसे करते हैं, हम चम्मच हिला के शेकिंग करते हैं, सेम हेयर यहाँ पे भी शेकिंग की जाती है, स्टिरिंग की जाती है, यानी अंदर से उसको हिलाया जाता है। किसी भी मेथड से एयर के थ्रू भी हिलाया जा सकता है, शेकिंग की जा सकती है। एजिटेशन मीन शेकिंग, स्टिरिंग, इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से किया जाता है, हिलाया जाता है, अंदर से जुलाया जाता है। और जब इसकी शेकिंग की जाएगी तो इसमें से अब यहाँ पे होगा क्या, चूंकि और पार्टिकल्स, और जो और है उसके अंदर अगर हैवी मेटल्स मौजूद हैं, क्या मौजूद है, हैवी मेटल्स। क्या है, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स की डेंसिटी होती है ज्यादा, और के अंदर अगर हैवी मेटल मौजूद है, कोई भी हैवी मेटल मौजूद है तो हैवी मेटल्स की डेंसिटी होती है ज्यादा। अगर इनकी डेंसिटी होती है ज्यादा तो ये और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नीचे। ये और जिसके अंदर हैवी मेटल मौजूद है, अभी आपको बताया कि ऑर्स के अंदर क्या होती है, मेटल्स मौजूद होते हैं और उन्हीं को तो हम निकाल रहे हैं। तो और के अंदर अगर जो मेटल मौजूद है वो हैवी मेटल है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये और जो है ये पानी के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ये और पानी के अंदर नीचे हो जाएगी सेटल डाउन। लेकिन जो इम्प्यूरिटीज है, और इम्प्यूरिटीज भी वो वाली जिनकी डेंसिटी होती है कम, जिनकी डेंसिटी होती है कम, और वो वाली जिनकी डेंसिटी होगी ज्यादा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, और भी वो वाली जिनों में हैवी मेटल्स मौजूद है। इसके अलावा इम्प्यूरिटीज भी वो वाली यहाँ पे अलग होंगी जिनकी डेंसिटी कम होती है। तो वो वाली इम्प्यूरिटीज जिनकी डेंसिटी कम होती है वो इम्प्यूरिटीज ऊपर हो जाएंगी सेट, ठीक है, ऊपर हो जाती हैं सेट। ऊपर जब होती हैं ये इम्प्यूरिटीज सेट तो क्या किया जाता है, यहां से इम्प्यूरिटीज को निकाल लिया जाता है, ठीक है, पानी को ऊपर से अलग कर लिया जाता है, और जब पानी को ऊपर से अलग करेंगे तो इम्प्यूरिटीज भी हो जाएंगी अलग। इस तरह हमारे पास जो और के अंदर इम्प्यूरिटीज हैं, और इम्प्यूरिटीज भी वो जिनकी डेंसिटी कम है उस और की निस्बत वो हो जाएंगी सेपरेट। और इस तरह हमने कुछ गैंग पार्टिकल्स को कर लिया है सेपरेट। देखो ये मेथड बेसिकली हमने किन बेसिस पे किया, डेंसिटी बेसिस पे। किन बेसिस पे, डेंसिटी बेसिस पे। डेंसिटी, और की डेंसिटी ज्यादा थी, और में मौजूद हैवी मेटल की वजह से और की डेंसिटी चूंकि ज्यादा थी तो और नीचे सेटल डाउन हो गई, और जो डस्ट और जो इम्प्यूरिटीज थी जिनकी डेंसिटी कम थी वो ऊपर चली गई, और इस तरह हमने उनको कर लिया सेपरेट। तो डेंसिटी बेसिस पे हमने इसको किया है सेपरेट।
तो अब हम ग्रेविटी सेपरेशन को राइट करेंगे और ग्रेविटी सेपरेशन में सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, हम ये बताएंगे कि हमने ग्रेविटी सेपरेशन के मेथड को किन बेसिस पे किया है। हमने इसको किया है डेंसिटी बेसिस पे। किस बेसिस पे किया है? डेंसिटी बेसिस पे। तो ग्रेविटी सेपरेशन किस बेसिस पे होता है, हम राइट करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन डेंसिटीज। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन डेंसिटीज of the metallic ore and gang particles यानी जो गैंग पार्टिकल्स हैं और जो गैंग पार्टिकल्स और जो और के पार्टिकल्स हैं उनमें डेंसिटी का जो डिफरेंस है उसको हमने यूज करके यहां से कुछ इंप्योरिटीज को किया है अलग। तो ग्रेविटी सेपरेशन is based on differences in densities of the metallic ore and the gang particles. Gang particles और metallic ore की density में difference की वजह से यहाँ पे हमने की है separation और इसी वजह से इस method को नाम दिया जाता है gravity separation। और अब आपने पढ़ना है second method which is froth flotation process। सेकेंड मेथड इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और अब आपने समझना है फ्रॉथ फ्लोटेशन की किस तरह होती है। देखो, फ्रॉथ फ्लोटेशन को हम राइट करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लो क्या किया जाता है। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। एक कंटेनर लिया जाता है, लेकिन इस बार कंटेनर के अंदर सिर्फ वाटर नहीं लेंगे बल्कि वाटर और ऑयल का लेंगे मिक्सचर। क्या लेंगे? वाटर प्लस ऑयल का लेंगे हम मिक्सचर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इस मिक्सचर के अंदर क्या किया जाता है, इस मिक्सचर के अंदर हम डालते हैं क्रश्ड ऑर को। किसको डालते हैं? क्रश्ड ऑर, यानी जो ऑर है जिसमें से हमने अर्थली इम्प्यूरिटीज गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, उस ऑर को क्रश्ड फॉर्म में, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में क्रश करके उसको इसके अंदर हम डालते हैं। ठीक है, जब डाला जाता है तो उसके बाद इसकी की जाती है एजिटेशन मीन्स स्टिरिंग, शेकिंग। ठीक है, इसको शेक किया जाता है, अंदर से मिक्स किया जाता है, हिलाया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? अंदर से एयर को हाई प्रेशर पर जब अंदर से पास करेंगे, इस मिक्सचर के अंदर से पास करेंगे एयर को हाई प्रेशर पर, तो एयर की वजह से, एयर के पैसेज की वजह से यहाँ पे होगी मिक्सिंग। और उसके लिए एक सेटअप लगाया जाता है। कुछ इस तरह का सेटअप आपकी बुक में बना हुआ है कि इस तरह जो है एक सेटअप लगाया जाता है। यहाँ से एयर को किया जाता है एंटर। क्या किया जाता है? एयर को यहाँ से एंटर किया जाता है और यहाँ इसके अंदर होल्स बने होते हैं। जो एयर यहाँ से पास होती है, जब इसके अंदर से गुजरती है तो यहाँ पे मिक्सिंग होती है। क्या होती है? मिक्सिंग, स्टिरिंग, शेकिंग, एजिटेशन जो है वो यहाँ पे होती है। जब मिक्सिंग होगी तो ये सारा इसके अंदर मिक्स होगा। अब आपको पता है, आप घर में भी करके देख लो कि पानी और ऑयल को अगर मिक्स करो, उसको जितना मर्जी शेक कर लो, आप जितना ज़्यादा आप शेक कर लो, आप थोड़ी देर के बाद उसको देखोगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा। और इसकी रीज़न क्या है? आपको मालूम है कि वाटर की डेंसिटी चूंकि ऑयल की निस्बत ज़्यादा है, तो वाटर ने नीचे चले जाना है और ऑयल ने ऊपर आ जाना है। और इसको आप खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो जितनी भी हम शेकिंग कर लें, ऑयल ने ऊपर ही जाना है और वाटर ने नीचे ही आना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पे सेपरेशन किस तरह होगी। देखो, अगर हमारे पास जो और है, क्या है? और है, और के अंदर से हमने क्या सेपरेट करनी है? अर्थली इम्प्यूरिटीज। जो अर्थली इम्प्यूरिटीज हैं उनको हम अलग करने के लिए ये प्रोसीजर कर रहे हैं। तो अर्थली इम्प्यूरिटीज और को यहाँ पे किस तरह से सेपरेट किया जा रहा है? देखो, हमारे पास अगर ये यहाँ पे ऐसे ही सब्सटेंसेस की सेपरेशन हो सकती है जिनमें वेटिंग करैक्टर होगा ऑयल के साथ या वाटर के साथ। देखो, अगर आपको पता है ऊपर ऑयल आ जाएगा, नीचे वाटर चला जाएगा। अगर और जो है, और के पार्टिकल्स वाटर किसके साथ? ऑयल के साथ। किसके साथ? ऑयल के साथ। इसकी वेटिंग पावर ज्यादा है।
वेटिंग अट्रैक्शन ज्यादा है, मीन इस और पार्टिकल्स की ऑयल के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है पानी की निस्बत। दूसरी चीज ऑयल है और दूसरी चीज यहाँ पे क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। तो अगर और पार्टिकल्स की ऑयल के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है तो और पार्टिकल्स वेट हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, किससे, ऑयल से। और अगर अर्थली इंप्यूरिटीज भी यहाँ पे वो वाली सेपरेट होंगी जिनकी वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी अर्थली इंप्यूरिटीज भी यहाँ पे वो वाली सेपरेट होंगी जिनकी वाटर के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, वाटर के साथ वेट होने की अट्रैक्शन एबिलिटी ज्यादा है, यानी अर्थली इंप्यूरिटीज वाटर के साथ हो जाएंगी, अट्रैक्ट वाटर के साथ हो जाएंगी, वेट, गीली हो जाएंगी। तो चूंकि और पार्टिकल्स को ऑयल ने वेट कर लिया है, तो चूंकि ऑयल ऊपर जाएगा तो और पार्टिकल्स भी जाएंगे ऊपर। यहां और पार्टिकल्स ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे क्योंकि ऑयल जो है वो ऊपर मौजूद है, और जब ऑयल जो है वो ऊपर मौजूद है तो यहाँ पे जो है क्या मौजूद है, और पार्टिकल्स। क्या मौजूद है, और पार्टिकल्स, क्योंकि इनकी ऑयल के साथ जो अट्रैक्शन थी, जो वेट होने की एबिलिटी थी वो ज्यादा थी, तो चूंकि ऑयल ऊपर तो ये भी ऊपर। अब इसके बाद जो इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज भी वो वाली जिनकी वाटर के साथ वेटिंग करेक्टर ज्यादा था, वाटर के साथ गीले होने की, वेट होने की एबिलिटी ज्यादा थी, अट्रैक्शन ज्यादा थी, तो चूंकि वाटर नीचे तो ये वाली इम्प्यूरिटीज, अर्थली इम्प्यूरिटीज भी नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो हमने एजिटेशन की और पार्टिकल्स ऊपर और इम्प्यूरिटीज, अर्थली इम्प्यूरिटीज नीचे, तो इनमें हो गई है सेपरेशन। और जब हो गई सेपरेशन तो अब क्या किया जाएगा, अब ऊपर से, जैसे अगर हमारे पानी के अंदर, बिल्कुल इसको ऐसे ही किया जाता है कि अगर पानी है, पानी का एक ग्लास है, उसमें ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऊपर ही कोई इम्प्यूरिटीज हैं, कोई तिनके वगैरह हैं, तो पानी को, ग्लास को यूं करो और ऊपर से थोड़ा सा पानी गिरा दो, वो सारे पार्टिकल जो है वो नीचे गिर जाएंगे। सेम हेयर, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे किया जाता है, इसको टिल्ट किया जाएगा, और टिल्ट करके जब टिल्ट करेंगे तो ऊपर से मौजूद ऑयल बाहर सेपरेट हो जाएगा, और जब सेपरेट होगा तो हमारे पास जो ऊपर और पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, ऑयल के साथ ही अलग हो जाएंगे, और नीचे इम्प्योरिटीज, चूंकि उनका वेटिंग एबिलिटी, वेटिंग जो करेक्टर था पानी के साथ ज्यादा, तो वो नीचे से सेपरेट हो जाएंगे, और इस तरह हमारी जो और पार्टिकल्स हैं वो इम्प्योरिटीज से हो जाएंगे अलग। अब देखो हमने यहाँ पे कौन सी चीज को यूज करके, कौन से करेक्टर को यूज करके हमने यहाँ पे सेपरेशन की, तो हमने वेटिंग करेक्टर, कौन सा करेक्टर यूज किया, वेटिंग करेक्टर के, और की वेट होने की ऑयल के साथ एबिलिटी ज्यादा है, और इम्प्यूरिटी की, अर्थली इम्प्यूरिटीज की वाटर के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, वेटिंग करेक्टर ज्यादा है, वेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो हमने वेटिंग एबिलिटी को यूज करके जो है फ्रोथ फ्लोटेशन। अब इसमें फ्रोथ ये बिल्कुल ऊपर जैसे झाग होती है, फ्रोथ झाग को ही कहते हैं, झाग होती है, बिल्कुल झाग, ये बिल्कुल झाग की तरह का ही यहाँ पे कुछ बन जाता है, और उसी के अंदर और पार्टिकल्स होते हैं, उसको कर लिया जाता है अलग, और इस वजह से इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन। एक और वर्ड भी यहाँ पे यूज किया हुआ है आपकी बुक में, स्किम्ड। स्किम्ड का मतलब होता है नितारना। ठीक है, जैसे हम ऊपर से पानी का ग्लास लें और ऊपर कोई तिनके वगैरह हैं, तो उसके ऊपर से यूं पानी, यूं उसको टिल्ट करके ऊपर से पानी अलग कर लेंगे, और तिनके वगैरह जो कुछ भी लाइट वेट, डेंसिटी कम वाले पार्टिकल्स, इंप्यूरिटीज ऊपर से अलग हो जाएंगी। इसको हमने नितारा है। ठीक है, नितारना, स्किम्ड, नितारना। तो यहाँ भी बिल्कुल स्किम्ड वाला प्रोसेस ही यूज किया जाता है। तो अब हम फ्रॉथ फ्लोटेशन की को राइट करते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन जो है आपको पता है ये किस बेसिस पे करते हैं, वेटिंग बेसिस पे। ठीक है, तो राइट करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन इज बेस्ड, ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन इज बेस्ड ऑन वेटिंग characteristics, wetting characteristics of और की किसके साथ, और की विद ऑयल, और दूसरी चीज है एंड इम्प्यूरिटीज, और इम्प्यूरिटीज की किसके साथ, इम्प्यूरिटीज की विद वाटर, किसके साथ, विद
वाटर, इस तरह हम गैंग पार्टिकल्स अर्थली इंप्योरिटीज को करेंगे सेपरेट बाय यूजिंग द वेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ और with oil and the wetting characteristics of impurities with water। तो ये था आपका सेकेंड मेथड फ्रॉथ फ्लोटेशन, और अब आपने पढ़ना है थर्ड मेथड, एंड द नेम ऑफ थर्ड मेथड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपने पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन को आप देखो ये किस तरह की जाती है। देखो बिल्कुल साइकिल के जैसे व्हील होते हैं वैसे ही दो रोलर्स होते हैं, रोलर्स लगाए जाते हैं, ये इसका सेटअप है। और इसके ऊपर ये देख रहे हो ये एक बेल्ट है, क्या है, बेल्ट। अब बेल्ट को क्या किया जाता है, ये जब इस तरफ व्हील मूव करेगा, ये व्हील इस तरफ मूव करेगा, तो ये बेल्ट यूं आगे की तरफ मूव करेगी। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। देखो इसमें से एक जो ये रोलर है, एक जो ये जो व्हील शेप रोलर है, ये एक मैग्नेट का बनाया जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है, मैग्नेट की तरह, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट जैसे मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट के पास अगर आप आयरन मेटल या कोई भी मेटल, कोई भी लोहा वगैरह, कोई दूसरी मेटल ले जाओ तो मैग्नेट फौरन उसके साथ अट्रैक्शन शो करता है, उसके साथ चिपक जाता है। तो ये जो है ये मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होम में भी आपने पढ़े हो। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या किया जाता है कि सेपरेशन किस तरह की जाती है कि ऊपर ये कंटेनर लगा हुआ है, नीचे आप देख रहे हो दो कंटेनर होते हैं। इसमें सेपरेशन किस तरह की जाती है, देखो आपको पता है हमारे पास जो और है, और के अंदर साथ उसके क्या होती हैं, अर्थली इंप्योरिटीज। क्या होती हैं, अर्थली इंप्योरिटीज, अर्थली इंप्योरिटीज होती है। अब आपको ये तो मालूम है। अब अगर देखो हमारे पास जो और है, और के अंदर अगर ऐसी मेटल है, और के अंदर अगर एक ऐसी मेटल है जो कि मैग्नेटिक है, क्या है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मीन मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। जैसे मेटल जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, जैसे आयरन है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। तो अगर और जो है उसके अंदर मेटल ऐसी है जो कि मैग्नेटिक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, तो ये और भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी। क्या होगी, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी। और के अंदर चूंकि मैग्नेटिक मेटल मौजूद है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, तो और भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी ऑब्वियसली। और दूसरी जो चीज है वो है अर्थली इंप्योरिटीज। तो अर्थली इंप्योरिटीज मैग्नेट से अट्रैक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी। इंप्योरिटीज में क्या होगा, पत्थर वगैरह होंगे, मिट्टी वगैरह होगी, यही चीज होंगी, और ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी। तो होगा क्या, क्रश फॉर्म में। किस फॉर्म में, क्रश्ड फॉर्म में और को यहाँ पे लिया जाता है, क्रश पाउडरी फॉर्म में, और उसको इस पूरे सेटअप के ऊपर यहाँ से और को गिराया जाता है। जब ये व्हील रोलर इस तरफ को मूव करेगा तो बेल्ट आगे को मूव करेगी, और ये जो ऊपर क्रश्ड और पार्टिकल्स हैं जिसमें इंप्योरिटीज भी हैं, वो यहाँ से यहाँ इस तरफ मूव करेंगी। अब होगा क्या, आपको पता है ये मैग्नेटिक है, क्या है, मैग्नेटिक है, मैग्नेट से, तो और पार्टिकल्स इसके साथ अट्रैक्शन शो करेंगे, अट्रैक्शन होगी। लेकिन जो इंप्योरिटीज है जिसमें मिट्टी वगैरह होगी, कुछ भी हो गया, उनकी अट्रैक्शन तो नहीं होनी। तो अब ये क्या होगा कि ये यहाँ मूव करते जाएंगे क्योंकि बेल्ट इस तरफ को मूव कर रहा है। जो और पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, और पार्टिकल्स, उसकी तो इस मैग्नेट के साथ हो गई अट्रैक्शन, लिहाजा वो यूं मूव करते जाएंगे। कौन से, और पार्टिकल्स। उसके अंदर ऐसी मेटल है जो कि मैग्नेटिक है, ठीक है। तो मेटल्स मोस्ट प्रोबेबली मैग्नेटिक ही होती हैं। ये यहां से मूव करके ये इसके साथ चिपकते जाएंगे, ये यहां से यूं नहीं गिरेंगे, यहां से यूं नहीं गिरेंगे। जो और पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ चूंकि अट्रैक्शन शो करें, तो जब ये आगे को बेल्ट मूव करेगा तो यहाँ के ये उससे हो जाएंगे सेपरेट। क्या हो जाएंगे, सेपरेट। क्या हो रहे हैं, और पार्टिकल्स। क्या हो रहे हैं, और पार्टिकल्स जिनके अंदर मेटल मौजूद है, और उस मेटल ने उसको कर दिया है मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होके, लेकिन जो इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, जिसमें मिट्टी वगैरह हो गई, जो स्टोन्स वगैरह, कुछ भी और इम्प्योरिटीज हैं, तो उन्होंने तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होना, तो वो यहाँ से यूं हो जाएंगे, गिर जाएंगे, इस कंटेनर के अंदर हो जाएंगे सेपरेट। इस तरह हमारी इम्प्योरिटीज इस कंटेनर में आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज हमारी यहाँ पे हो जाएंगी सेपरेट, और हमारी जो और पार्टिकल्स हो जाएंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे
सेपरेट, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन को हमने किस बेसिस पर किया? हमने इसको किया मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक होने पर, ठीक है। किस बेसिस पर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन? इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इज बेस्ड ऑन, किस बेसिस पर किया है? इज बेस्ड ऑन separation of magnetic ores, is based on separation of magnetic, यहां से हम लगा लेते हैं, is based on separation of magnetic ores, क्योंकि जो और थी वो मैग्नेटिक थी, फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक, किसमें? नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज, नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज। ये जो थी इम्प्यूरिटीज नॉन मैग्नेटिक थी, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुई, तो वो यहाँ पे सेपरेट हो गई। और जो और पार्टिकल्स है वो हो चुके मैग्नेट से अट्रैक्ट हुए, यहाँ तक अट्रैक्ट होते गए और यहाँ पे आके हो गए सेपरेट, क्योंकि बेल्ट आगे को मूव करे तो उसने यहाँ पे हो जाना है सेपरेट। इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक कॉर्ड्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो था कंसंट्रेशन ऑफ और कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड स्टेप, मेटलर्जी का सेकंड स्टेप जो है, सेकंड प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। होप सो आपको समझ आया होगा। वीडियोस को जितना ज़्यादा पॉसिबल है शेयर करें, ठीक है, और पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th की केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने लगे हैं और आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो है केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में क्या है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ आपके